हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करें। गुड इवनिंग कृष्णा। हाँ, थोड़ा सा जो बेटे लेट हो ही जाता है क्लास शुरू करने में, टेक्निकल इश्यू हो जाती हैं। गुड इवनिंग सविता, गुड इवनिंग रुचि। आज हम अपनी जो है यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ हमारे टॉपिक जो है यूनिट 1 के बचे हुए हैं, लेकिन वो हम कवर करेंगे जैसे रीजनल ज्योग्राफी में आएंगे तो उसमें ग्लोबलाइजेशन वो सब कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारे वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए, वो भी होंगे, लेकिन जिस कंटेक्स्ट में वो टॉपिक है ना वो हम वहीं पर पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। रुचि, 2-3 दिनों से तो आपकी फ्राइडे को क्लास नहीं हुई थी, सैटरडे को नहीं हुई, और संडे को तो एज यूजुअल आपकी क्लास होती ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा शादी का टाइम चल ही रहा है तो एंजॉय करो। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि हर हम ऐसे सोचे कि पढ़ाई पढ़ाई से काम चलता है, तो पढ़ाई पढ़ाई से भी काम नहीं चलता है। हमें हर जगह अपनी जो प्रेजेंस है वो पूरी करनी पड़ती है। और मैं भी जो है आपकी 29, 30 और 1 और 2 अप्रैल को क्लास नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन की शादी है तो मैं उस टाइम पे क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो उस टाइम पे आप अपना जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तब तक हम अपना जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 आज हम जियोमॉर्फोलॉजी शुरू कर रहे हैं, तो वो शुरू कर देते हैं। ठीक है। आज आपकी जो है 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, तो किसी को ये नहीं बोलना है कि मैम 1 घंटा हो गया है। ओके। क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा क्या है, फिलर फॉर्म है। और आप फिलर फॉर्म का जो है इंस्टाग्राम हैंडल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और साथ ही साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप है। तो जिस भी बच्चे ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। उसके बाद हम जो अ, आप मतलब कि आपको जो भी बेटे लाइव अपडेट दी जाती है ना, वो यहाँ पर आपको इन ग्रुप्स में लाइव अपडेट दी जाती है। तो आप इन चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सारी लाइव अपडेट एग्जाम से रिलेटेड या और भी आपकी कोई क्वेरी है वे सारी आपकी यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाती है। और ये एज यूजुअल मैंने आपको बताया था। इसके बाद ये क्या है, ये मेरा कूपन कोड है। तो जिसको भी फिलर फॉर्म ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो मेरा कूपन कोड जो है वो यूज कर सकता है, जो कि किरण 10 नेम से है। किरण 10 मेरा कूपन कोड है, इसको यूज करो ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। ये आपका पेपर फिलर फॉर्म ऐप है। फिलर फॉर्म ऐप पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल है। ठीक है। अब ये हमारा रोड मैप है सिलेबस का कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। ये इतनी सारी यूनिट है जिसमें से हमने अभी तक एक जो यूनिट है उसको कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि उसको हमने जो मेन बेसिक पार्ट है ना वो कंप्लीट कर लिया है। बेटे, मेरे नेम से टेलीग्राम नहीं है। एक मिनट। ये वाली जो यूनिट है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 मिनट रुकना। 1 मिनट रुकना बेटे। मेरे नेम से नहीं है वो, फिलर फॉर्म ज्योग्राफी के नेम से है बेटे, वो मेरे नेम से नहीं है।
ठीक है, ये है आपका। अब हम ये यूनिट जो है ना वो कर चुके हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब हम ये यूनिट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी और ये ओशनोग्राफी। ये तीनों यूनिट है ना बहुत छोटे छोटे, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा जो सबसे पहला ये आपका पूरा यूनिट 1 है जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला आपका टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अच्छा, एक बात अब सुनो। अब आपका ना थोड़ा सा ये क्या प्रॉब्लम है आपकी, ये थोड़ी सी, ये जब हिंदी में जब हम चेंज करते हैं ना, मतलब कि जब मैं पीडीएफ को पीपीटी में चेंज करती हूँ तो थोड़ा सा हिंदी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब मैं आपका पीडीएफ अपलोड करूंगी ना वहां पर, तो वहां पर आपको हिंदी ही मिलेगी एज इट इज। ठीक है, आपको हिंदी मिलेगी, उस हिंदी का ही यूज करना। आपको जो जो यहाँ पे आपको पीपीटी में ये हिंदी दिख रही है ना, कि जो थोड़ी बहुत मात्राएं हैं वो गायब हो जाती हैं, वो इस पीडीएफ से पीपीटी में चेंज करते हो ना, तो उसकी वजह से हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वहां पे आपका पीडीएफ ही अपलोड होगा। पीडीएफ में तो ये सारी लाइनें कंप्लीट है। तो जो मैं आपको हिंदी यहाँ पे जो आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया, आप वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बाकी आपका थोड़ा सा बेसिक सा है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। आज हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है, देखो ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपका सबसे पहला टॉपिक, और आपको सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे आपको अगला नहीं समझ में आएगा। उसके बाद आपका ये फंडामेंटल कंसेप्ट है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये भी इससे ही रिलेटेड है। पहले जब तक आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पढ़ोगे कि पूरे अर्थ पर जो भी लैंडफॉर्म बने हैं, जो भी आपका आइलैंड्स है, जो भी आपका ओशन है, इन सब का क्या है, बनने का एक टाइम था, वो किस टाइम पीरियड में बने हुए हैं, इसका क्या किया गया, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ, और उस क्राइटेरिया को ही बोला जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसके बाद फिर कंसेप्ट हैं कुछ जियोमॉर्फोलॉजी, जिससे आपके बहुत एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका है लैंड फॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरी है। फिर हिल स्लोप थ्योरीज है आपकी। अर्थ का कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थ कैसे कैसे बना है, आपकी कितनी लेयर अर्थ में, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, जिसको सियाल सीमा निफे भी बोला जाता है। उसके बाद आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, जो ये कॉन्टिनेंट एंड ओशियन नाम से लिखा हुआ है ना बेटे, ये इसमें आप क्या पढ़ोगे, आप इसमें पढ़ोगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, और इसमें आप पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये पढ़ोगे आप इस टॉपिक में, फिर आपको पता चल जाएगा कॉन्टिनेंट और ओशियन कैसे है। उसके बाद फिर ये जो आपका माउंटेन है ये कैसे टिके हुए हैं। आपका थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी का मतलब है, आइसोस्टेसी का मतलब है बैलेंस। बैलेंस कैसे है कि आपका ये अर्थ पे इतना बड़ा माउंटेन खड़ा है, ये अर्थ पे कैसे बैलेंस है, क्योंकि इसका इतना ही नीचे भाग क्या है, अर्थ के नीचे, इसलिए ये बैलेंस्ड है। ये आपकी थ्योरी है। उसके बाद है रॉक्स, आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये रॉक के बारे में पढ़ोगे। अर्थ मूवमेंट में इसमें आप पढ़ोगे फोल्ड, और इसमें आप पढ़ोगे फोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक आपका फोल्ट है जिसका नाम है सैन एंड्रियाज फोल्ट। ठीक है, सैन एंड्रियाज फोल्ट कैसा है, राइट डिक्स्ट्रल, आपका कैसा है, डिक्स्ट्रल, ये है आपका। ठीक है, डिस्ट्रल फोल्ट है, ये आपसे पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये आपका यूजीसी नेट जो है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आपका पेपर में होता ही होता है। उसके बाद अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की बेल्ट, फिर वोल्केनो, वोल्केनो से जो लैंडफॉर्म बने वो, माउंटेन कैसे बने उसके रिगार्डिंग थ्योरी, वेदरिंग का पढ़ोगे आप, रेजिविनेशन क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम आप पढ़ोगे। ये मोर्फोमेट्री, ये जो 16 है ना, ये आप तो जो यूनिट 9 है ना आपकी ज्योग्राफिकल टेक्निक, उसमें पढ़ोगे, क्योंकि ये मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस का है, तो ये आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उसको हम वही पढ़ेंगे। फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी में रिवर, रिवर जो लैंडफॉर्म बनाती है इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से, उसको बोला जाता है फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि पानी की वजह से जो आपका लैंडफॉर्म बनते हैं। फिर है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि अंडरग्राउंड जो आपके जो आपकी नीचे धरती होती है, धरती के नीचे पानी जब रिएक्ट करता है रॉक के साथ, तो उसकी वजह से जो नीचे बनती है आपकी लैंडफॉर्म, उसको बोला जाता है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी। फिर कोस्टल जो समुद्र की लहरें हैं उसकी वजह से आपके
की जो लेयर बनती है उसकी वजह से जो आपके लैंड फॉर्म बनते हैं वो आप पढ़ोगे। फिर एरिड और सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, पेरिग्लेशियल, डेल्टा और उसके टाइप और मास मूवमेंट। सिर्फ पूरी की पूरी जियोमॉर्फोलॉजी है जो आपका फुल सिलेबस है। और आप देखोगे कि जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी का, जब तक आपको यहाँ पे इरोजन का नहीं पता होगा तब तक आपको ये फ्लूवियल कास्ट ये नहीं समझ में आएंगे। और इससे पहले आप इरोजन का पढ़ चुके होंगे क्योंकि 13 टॉपिक क्या है आपका इरोजन का ही है। ये देखो यहाँ पे आपका 13 टॉपिक वेदरिंग और इरोजन के बारे में ही है। फिर आपको ये जो टॉपिक है ये इजीली से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है जियोमॉर्फोलॉजी का। और इसके बाहर से आपका कुछ आते नहीं क्योंकि हमने सारे टॉपिक ही पढ़ लिए, तो आएगा कहाँ से। अब हम सबसे पहले आज हमारा टॉपिक जो है वो है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जो अर्थ है, अर्थ कैसे बनी, ठीक है, और अर्थ कैसे बनी, अर्थ के रिगार्डिंग कौन कौन सी आपकी हाइपोथेसिस दे रखी है। देखो अगर मैं आपको बताऊं ना, हाइपोथेसिस और थ्योरी में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, जो आपकी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस क्या है, एक एज्यूम्ड स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, एज्यूम्ड स्टेटमेंट। एज्यूम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटे कि जो एज्यूम स्टेटमेंट का मतलब होता है जो हमने बोल दी वो प्रूव्ड नहीं है, उसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया या उसके रिगार्डिंग हमने कोई एविडेंस यानी कि सबूत पेश नहीं किए। जैसे मैंने बोल दिया आज बारिश होगी, जरूरी नहीं आज बारिश होगी, तो ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, उसके बाद मैं ये बोलूंगी कि सैटरडे को बारिश होगी, ठीक है, और मैंने उसके रिगार्डिंग क्या कर दिए, एविडेंस दिए, ह्यूमिडिटी दिखाई कि ह्यूमिडिटी इतनी है, ह्यूमिडिटी 95% है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हमें हमेशा पता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो बारिश हो जाती है। तो मैं इस चीज को प्रूव कर रही हूँ कि हाँ सैटरडे को तो बारिश होगी होगी, और मैं एविडेंस भी दे रही हूँ। तो वो होता है आपका थ्योरी। तो अब मैं अगर हम पेपर के पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो पेपर के पर्सपेक्टिव से ये कि जो हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एक दो हाइपोथेसिस होती है जो पेपर में पूछ ली जाती है, अदरवाइज आप कभी भी देखोगे ना इतनी सारी हाइपोथेसिस है ज्योग्राफी में, कभी भी हाइपोथेसिस पूछी नहीं गई है, हमेशा पूछी गई है आपकी थ्योरी। जैसे आपका है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस आई थी, वो हाइपोथेसिस दी थी आपकी एफ.बी. टेलर ने 1912 में। उसके बाद आई थी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वैगनर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया कि हाइपोथेसिस क्या होती है, थ्योरी क्या होती है। अब हम जो शुरू करेंगे अर्थ से शुरू कर रहे हैं। जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है, जियो प्लस मॉर्फोलॉजी, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ पर, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है लैंड फॉर्म्स। ठीक है, मॉर्फो का मतलब होता है लैंड फॉर्म और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि हम जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, अर्थ पे मिलने वाले ये लैंड फॉर्म की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आपका जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है। और जियोमॉर्फोलॉजी अगर हम बात करें, देखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की दो ब्रांच है मेनली, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका आता है ओशनोग्राफी, आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी, आपका आता है क्लाइमेटोलॉजी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी। ठीक है, बाकी जितने भी आप पढ़ते हो वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, चाहे वो अर्बन है, पॉपुलेशन है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, आपका सेटलमेंट है, आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, सब कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सब कुछ आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा बेटे कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, या किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। यहाँ पे आपको एक तस्वीर दी गई है, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई गई है कि कैसे हमारी अर्थ बनी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ कैसे बनी, इसके सबसे पहले ये स्टेज ए, ये स्टेज बी। स्टेज ए में क्या था आपका, जो अब हम स्पेस में देखते हैं ना, स्पेस में क्या था आपका, डस्ट पार्टिकल्स था, डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट स्पिनिंग अराउंड यंग सन। ये सन है, सन के चारों तरफ ये क्या था, सन के चारों तरफ जो डस्ट होता है,
डस्ट और गैस है वो घूम रही थी सन के चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डस्ट ग्रेन क्लम्प्स इनटू प्लेनेट सिस्मिन। आपकी जो डस्ट है, डस्ट क्या होगी आपकी प्लेनेट ग्रहों में बदल गई। ये देखो आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा इमेज में, देखो कि पहले यहाँ पे देखोगे ना सिर्फ आपको कोई बीच बीच में से छोटे छोटे डॉट नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेज में ये छोटे छोटे आपको देखो ये आपके क्या दिखने लगे, प्लेनेट दिखने लगे। वो क्या हो गया, वो कोई फोर्स की वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल था आपस में क्या हो गए, ऐसे जुड़ने लगे, चिपकने लगे, और ये क्या बन गए आपके आगे चल के ग्रह बन गए, ठीक है। और इसी को बोला जाता है प्लेनेट सिस्मल थ्योरी, ठीक है। आपके जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टकराए, टकरा कर वे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, गैसेस एक दूसरे से टकराए, टकरा कर वे सारे क्या हो गए, इकट्ठी होगी, और उनसे आपकी क्या बनी, आप आज आपको जितने भी प्लेनेट देखने को मिलते हैं वो बने। ये सिर्फ आपके एक एज्यूम स्टेटमेंट है बेटे को, अब ये प्लेनेट सिस्टम आपकी थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। कुछ आपकी प्रूव्ड है, कुछ आपकी प्रूव्ड नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करी गई है आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ की, हमारा जो अर्थ है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है कि जो फर्स्ट लॉजिकल हाइपोथेसिस है, और एक बात और सुन लो, आपको सच, अगर आपको आज आपको इस टाइम अपना जीआरएफ क्लियर करना है, नेट क्लियर करना है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मेरे को पता है सबसे इंग्लिश में नहीं होता, नहीं समझ आता, लेकिन आप कोशिश करें कि मैक्सिमम वर्ड आप इंग्लिश में लर्न करें, क्योंकि बेटे क्या होता है ना, जो इंग्लिश के वर्ड है ना वो सेम ही रहते हैं, लेकिन हिंदी के वर्ड है ना, हिंदी में बहुत अलग अलग वर्ड वो यूज कर देते हैं। जैसे अब हाइपोथीसिस है, हाइपोथीसिस की जगह वो कुछ और यूज कर देंगे जिसका आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि अपना सारी चीजें, अब ये पूरा लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, कि एक पॉइंट लिख दो कि फर्स्ट, अपने नोट्स में फर्स्ट लॉजिकल हाइपोथेसिस दी अर्थ की कास्ते डी बफन ने, बहुत फेमस है ये, कि अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड सबसे पहले हाइपोथेसिस किसने दी, कास्ते दे बफन ने, फ्रांस ज्योग्राफर हैं, 1749 एडी में दी है इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने दो तरीके के जो कंसेप्ट है अर्थ का, मतलब ओरिजिन जो है वो दो तरीके से बताया, एक है मोनिस्टिक कंसेप्ट, एक है ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट। मोनिस्टिक कंसेप्ट क्या होता है, मोनिस्टिक कंसेप्ट ये होता है कि पूरा जो अर्थ है ना, पूरे जो ये आपका स्पेस है, ये सन है, सन के चारों तरफ आपके क्या है, प्लेनेट है, ठीक है। सभी प्लेनेट का जो ओरिजिन हुआ ना वो एक सिंगल स्टार की वजह से हुआ है। और वही ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट को जो आपके जियोमॉर्फोलॉजी सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है ना, पूरी अर्थ का जो वो ओरिजिन हुआ है ना, पूरी अर्थ है, सॉरी नॉट अर्थ, पूरा जो प्लेनेट है, जितने भी प्लेनेट है, उन सभी प्लेनेट का जो ओरिजिन हुआ वो दो जो आपके स्टार है ना उनकी वजह से हुआ है, ठीक है। मोनेस्टिक कंसेप्ट मतलब कि द्वैतावाद, आपका द्वैतावाद और अद्वैतावाद, इंग्लिश हिंदी में है इसका, ठीक है। द्वैतावादी अवधारणा, अद्वैतावादी अवधारणा, सब इसमें से आपको देखो याद रखना, सबसे पहले हमारा जो हाइपोथेसिस दी थी वो किसने दी थी, कास्के दे बफन ने 1749 में अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड दी थी। मोनेस्टिक कंसेप्ट और ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट था इनका, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ याद नहीं करना, ये मोनेस्टिक कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है, नहीं हाइपोथेसिस है बेटे, हाइपोथेसिस अलग है यशवंत, और जो थ्योरी है वो अलग है, ठीक है। हाइपोथेसिस तो प्रूव्ड नहीं हुई थी, वो तो प्रूव्ड हुई नहीं थी, इसलिए वो हाइपोथेसिस ही रह गई। जो प्रूव्ड हो गई वो थ्योरी बन गई। कुछ हाइपोथेसिस ऐसी होती है जो प्रूव्ड हो जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस एज इट इज रहती है। जैसे अब आप मोनेस्टिक कंसेप्ट में पढ़ोगे, सारी हाइपोथेसिस है, मतलब कि ये प्रूव्ड नहीं है। कोमेट हाइपोथेसिस, बस आपको ये याद रखना है, आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी आपकी इनमें से कौन सी आपकी मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है, या आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी मोनिस्टिक हाइपोथेसिस नहीं है, या ये पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी ड्यूअलिस्टिक है या इनमें से कौन सी ड्यूअलिस्टिक नहीं है। तो आपको याद रखना है मोनिस्टिक कौन सी है, ड्यूअलिस्टिक कौन सी है। जैसे आपका सबसे पहले है कोमेट हाइपोथेसिस।
याद रखना, कोमेट हाइपोथेसिस मोनिस्टिक कंसेप्ट से रिलेटेड है, 1749 में कास्टे दे बफर ने दी है। सेकंड है गैसियस हाइपोथेसिस, ये 1755 में इमैनुअल कांट ने दी है, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये थॉट में भी आपके हैं इमैनुअल कांट, तो उनका वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेबुलर हाइपोथेसिस, ये 1796 में लाप्लास ने दी थी। फिर आपकी मेट्रियोइक हाइपोथेसिस, ये लेसियर ने 1919 में। ठीक है, गैसेस हाइपोथेसिस आपकी दी है इमैनुअल कांट ने, नेबुलर हाइपोथेसिस आपके लाप्लास ने। उसके बाद आपके ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, अब ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट में जैसे अभी मैंने आपको एक थ्योरी, आपको हाइपोथेसिस समझाई थी, प्लेनेट सिस्मल हाइपोथेसिस, यानी कि ग्रहाणु जो हाइपोथेसिस है, वो टीसी चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी है 1905 में। टाइडल हाइपोथेसिस आपके जेम्स जीन ने 1919 में, और इसी में इस टाइडल हाइपोथेसिस में ही जो सर जेफरे थे, उन्होंने 1929 में चेंज किया था। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एच एन रशल ने, फ्यूजन थ्योरी आपके राउसजन ने, नोवा हाइपोथेसिस फ्रेड होयल और लिटिल टॉन ने, और इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ओटो शिमिड ने। ये आपका थोड़ा जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है ना ओटो शिमिड की, ये थोड़ी ऑथेंटिक मानी जाती है अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड, ये थोड़ा सा क्या करती है, को रिलेट करती है। बाकी जो सभी हाइपोथेसिस है ना, उन सब का क्या किया गया था, क्रिटिसिज्म किया था कि हाँ ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आज तक, अभी तक आपके जो ये आपके हाइपोथेसिस है, इनसे कोई डीप से क्वेश्चन नहीं आया है। अगर क्वेश्चन आएगा भी फ्यूचर में भी, तो वो कैसे आएगा, सिर्फ मैच करना दे देंगे आपको इनके नेम, या फिर आपको दे देंगे कि कौन सा मोनिस्टिक कंसेप्ट है वो चूज करो, या फिर दे देंगे कौन सा मोनिस्टिक कंसेप्ट इनमें से नहीं है, कौन सा ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट है, कौन सा ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट नहीं है। आपको बस इतना क्वेश्चन आएंगे। अभी तक नेट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये करा दिया कि 1% यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ इसको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ का, कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, अर्थ की एज पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको देखो अर्थ को कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका सबसे पहले है हेडन, आपका सबसे पहले है, कहाँ से शुरू हो जाता है, हेडन। हेडन के बाद आपका कहाँ से, 1 मिनट बेटे, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि देखो हमारी जो अर्थ है ना, मैंने आपको पहले ही पढ़ा बताया कि अर्थ को टाइम पीरियड में डिवाइड किया। देखो सबसे पहला आपका कौन सा है, हेडन है,
आर्कियन है, प्रोटरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। आपको ये हेडन और आर्कियन के बारे में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में किस मतलब कि प्रिंट है, लेकिन अभी तक क्या है वो आपका सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये सारी चीज प्रोटरोजोइक से पहले हुई है, ये सारी चीज प्रोटरोजोइक से पहले हुई, इतना ही बताया गया, तो आपने इतना ही लर्न करना है। ठीक है, आपका आर्कियन पीरियड है, आर्कियन के बाद प्रोटरोजोइक, ठीक है, प्रोटरोजोइक के बाद है आपका पैलियोजोइक। अब आपके क्वेश्चन आते हैं बेटे यहां से, ये जो आपके तीनों लिखे हो ना, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है, आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये ऐसे लिख दिया जाता है पैलियोजोइक, फिर लिख दिया जाता है मेसोजोइक, फिर लिख दिया जाता है सीनोजोइक, फिर लिख दिया जाता है नियोजोइक। ठीक है, अब इसके सामने इनके क्या लिख दिए जाते हैं, पीरियड लिख दिए जाते हैं। ये पीरियड पैलियोजोइक का है सबसे पहला कैम्ब्रियन, फिर है ओर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, उसके बाद है आपका पर्मियन। ठीक है, ये दोनों नहीं है, ये कट कर देना, यही है आपका कैम्ब्रियन, ओर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मियन। उसके बाद आपका मेसोजोइक, मेसोजोइक में है ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब अफ्रीका से इंडिया अलग हुआ था, अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हुई थी और ऊपर की तरफ शिफ्ट करना, मतलब कि अब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दी थी। उसके बाद आपका सीनोजोइक, सीनोजोइक में है पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। बस यही है आपके सीनोजोइक में। उसके बाद आता है नियोजोइक, नियोजोइक में है आपका प्लिस्टोसीन, होलोसीन। ठीक है, ये देख लो, यहां पर भी देख लो, आपको ये भी याद रखना है, ये आपका देखो ये ऊपर जो दे रखा है आपके लिए, ये मैंने लिख रखा, सबसे बड़ा होता है सुपर इयोन। कौन से दो पीरियड, ये मिसिसिपियन और आपका पर मिसिसिपियन, और ये जो आपको मैंने अभी कटवाया है, ये है ही नहीं बेटे, ये नहीं, ये वाले है ही नहीं, ये नेम नहीं है, बस इसके यही है आपके कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मियन। पैलियोजोइक जो आपका है, पैलियोजोइक जो है उसके सिर्फ यही पीरियड है और नहीं है। ठीक है, ये देखो आपका सबसे बड़ा होता है सुपर इयोन, सुपर इयोन के बाद होता है इयोन, इयोन के बाद होता है एरा, एरा के बाद होता है आपके पीरियड, पीरियड के बाद होते हैं एपक, एपक के बाद होते हैं आपके एज। यशवंत वो हुए हैं, लेकिन वो है ना आपके इन्हीं के अंदर इंक्लूडेड है। ये जो आपका है ना कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, ये कार्बोनिफेरस है उसकी जगह, जो आपको पेंसिल्वेनियन और आपको जो मिसिसिपियन लिख के दिया ना उसकी जगह ये नहीं है, उसकी जगह आपका कार्बोनिफेरस पीरियड है। फिर है आपका पर्मियन। ठीक है, वो कार्बोनिफेरस पीरियड के ही पार्ट है। कभी कभी अगर उनके अलग नेम आ जाते हैं तो आप पैलियोजोइक से ही मैच कर देना उनको। ठीक है, आपका ये आपको जो आपको बता रही हूँ ना, ये आपको याद रखना है, सुपर इयोन, इयोन, एरा, पीरियड, एपक, एज, ये आपको क्या करना दे दिया जाएगा, असेंबल करना दे दिया जाएगा, इसको असेंबल कर देना। यहाँ पे देखो ये आपका इयोन है, कौन सा, फेनरोजोइक इयोन, सबसे बड़ा है फेनरोजोइक। ठीक है, फिर आपके देखो एरा में है हेडन, हेडन के बाद है आर्कियन, फिर है प्रोटरोजोइक, प्रोटरोजोइक को देखो, इन तीनों को मिला के हेडन, आर्कियन और प्रोटरोजोइक, इन तीनों को मिला के प्री कैम्ब्रियन भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद आता है आपका पैलियोजोइक, पैलियोजोइक का सबसे पहला है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद आया ओर्डोविशियन, फिर आया सिल्यूरियन, फिर डिवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस और फिर पर्मियन। आज आप देखते हो इंडिया में हमने मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ये मोस्टली यहाँ पे गोंडवाना मिनरल मिला है, आपका गोंडवाना का मिला है और टर्शरी कोयल मिला है, सिर्फ यही ना। तो जो कोल बना है ना इंडिया में, वो इस कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे बना था। आज जो भी हम कोल यूज कर रहे हैं ना, वो उस कार्बोनिफेरस पीरियड में बना है। ओके,
उसके बाद है पर्मियन। उसके बाद आपके मेसोजोइक, मेसोजोइक में आपका है ट्रियसिक है, जुरेसिक है, क्रीटेशियस है। फिर है आपका सेनोजोइक, सेनोजोइक में देखो आपका यहाँ पे क्वाटरनरी और टर्शरी दे रखा है। अब इस टर्शरी के अंदर क्या क्या है जो आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। और आपका जो नियोजोइक है, जो अभी उसका जो उसको ना डायग्राम में इंक्लूड नहीं किया लेकिन वो डायग्राम में है, नियोजोइक के अंदर है ये आपका प्लिस्टोसिन और होलोसिन। आपको बता दिया है मैंने। देखो ये सेनोजोइक है, सेनोजोइक में देखो आपके दो है, सेनोजोइक, ये नीचे वाले को बोला जाता है सेनोजोइक। जो ये क्वाटरनरी है ये किसका है, नियोजोइक का। ये आपके मैच आए हैं। नियोजोइक में क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी पीरियड के दो एपक है, होलोसीन, प्लिस्टोसिन। ठीक है। उसके बाद आपका जो ये सेनोजोइक है ना, इसके भी दो पीरियड है, टर्शरी, टर्शरी नियोजिन और टर्शरी पेलियोजिन। ठीक है। अब इनके भी ये देखो, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनका टाइम आपको याद नहीं करने की जरूरत है कि कितने साल पहले बने थे, ये जरूरत नहीं है आपको। बस आपको ये याद रखना है कि किसका क्या है, कौन से एरा का कौन सा पीरियड है, कौन से पीरियड का कौन सा एपक है। आपको क्या लिख देंगे, खाली सीनोजोइक लिख देंगे और उसके एपक के नाम दे देंगे, पीरियड के नहीं देंगे, और आपको बोला जाएगा मैच कर दो। ठीक है। तो आपका जो सीनोजोइक है, सीनोजोइक के दो है, पेलियोजिन, नियोजिन। दोनों टर्शरी में दो आते हैं, पेलियोजिन, नियोजिन। पेलियोजिन में भी आपके देखो तीन है, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, और नियोजिन में है मायोसिन, प्लायोसिन। डायग्राम हुआ क्लियर आप लोगों को कि डायग्राम कैसे होता है, ये हो गया क्लियर? डायग्राम का बताओ मुझे एक बार। ये डायग्राम आपको समझ में आया या एक बार मैं लिख के समझा दूं आपको, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा? बताओ एक बार मेरे को, आप लोग बता दो। नहीं, जैसे अगर आपको ये अलग अलग ना समझ में आया ना, तो मैं आपको लिख के भी समझा दूंगी। एक बार लिख के समझा दूं? ओके रुको। आप इसको ना अपनी कॉपी में अभी साथ के साथ जो है ना, नोट्स में जो है, अभी साथ के साथ इसको कर लो। एक बार मैं एक पेज ऐड कर लूं। एक मिनट। ह्यूमन एरा। ठीक है। फेनेरोजोइक। ठीक है। फेनेरोजोइक के बाद आपका क्या है, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन उन तीनों को मिला के बोला जाता है, आपका हेडन को, हेडन, आर्कियन, इनको मिला के। ठीक है। पैलियोजोइक,
उसके बाद है आपका मेसोजोइक, मेसोजोइक के बाद है आपका सेनोजोइक, और सेनोजोइक के बाद है आपका नियोजोइक। ठीक है, अब आपका पैलियोजोइक में सबसे पहला है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद है आपका ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन के बाद है आपका सिल्यूरियन, सिल्यूरियन के बाद है आपका डिवोनियन, डिवोनियन के बाद है आपका कार्बनी फेरस, कार्बनी फेरस के बाद है आपका परमियन। ये 6 हैं इस पैलियोजोइक के। ठीक है, उसके बाद है मेसोजोइक, जो एरा उसके पीरियड में इधर लिख रही हूं, आपका क्या है, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रीटेशियस। अब जो सेनोजोइक है ना, उसके क्या है, टर्शरी का एक है पैलियोजीन, ये पीरियड है, और एक है टर्शरी नियोजीन, और नियोजोइक के आपके 2 हैं, कौन सा था, 1 मिनट, नियोजीन, नियोजोइक के आपके एक। अब इतना आपने नोट कर लिया, साफ कर दूं क्योंकि ये थोड़ा सा अब मेरे को दिख नहीं रहा है, बताओ मेरे को। बताओ बेटे एक बार। इसको साफ कर दूं या आपको, आपने पैलियोजोइक के लिख लिए? ओके, आप सीनोजोइक के और नियोजोइक के लिखवा रही हूं। आपका है एरा, एरा सीनोजोइक है। अब सीनोजोइक के आपका पीरियड है, पीरियड में है आपका टर्शरी पैलियो, टर्शरी पैलियोजीन, और इसका है टर्शरी नियोजीन। ये तो पीरियड हो गए। अब पीरियड के एपक, इस टर्शरी के आपके कितने हैं, 3 हैं। सबसे पहला है पैलियोसीन, फिर पैलियोसीन के बाद है आपका इयोसीन, इयोसीन के बाद है आपका ओलिगोसीन, ओलिगोसीन के बाद फिर आपका ये टर्शरी नियोजीन के 2 हैं, मायोसीन और आपका है प्लायोसीन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नियोजोइक। ठीक है, नियोजोइक को क्या है, आपका क्वार्टरनरी पीरियड है। इस क्वार्टरनरी पीरियड के आपके 2 हैं। पहला है आपका प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन के बाद है आपका होलोसीन। ठीक है, ये आपके हैं। आया समझ में? ये है पूरा डायग्राम, और यही आपको पढ़ना है कि कौन से पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी, कौन से पीरियड को क्या बोलते हैं। अब डायग्राम क्लियर हो गया होगा आपको।
ठीक है। ये जियोलॉजिकल पीरियड क्या होता है, टाइम स्केल क्या होता है? आपको जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेटे क्या है? क्रोनोलॉजी, हमेशा याद रखना। क्रोनो जहां पे है ना, वो किस से रिलेटेड होता है? टाइम से। ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? एक क्रोनोलॉजी है, एक सीरीज है किसकी? जो भी अर्थ पर ये जियोलॉजिकल स्टेटा, यानी कि जो भी ये लैंड फॉर्म है, कि आपकी रिवर कब बनी, रिवर कब बहना शुरू हुई थी, यहां से कब बहना शुरू हुई थी, ये पहाड़ कब उठा, इन सब को एक बार और बैक कर दूं। ये लो बेटे, ये लो, देख लो बेटे। जब हो जाए तो मेरे को एक बार सब हमजब कर देना। देखो, आपको चाहे मेरे से ना ये 10 बार याद पूछ लो, ठीक है? अभी लिख नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लिख लो। मैं दोबारा से, अगर आप पहले वाला भी बोलोगे, मैं पहले वाला भी लिख दूंगी आपके लिए। पर जब तक आपको ये चार्ट याद नहीं होगा तो इसकी थ्योरी पढ़ने का फायदा नहीं है। आपके इस चार्ट से क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के। आज ही बेशक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखना, और देखना इसमें से ये क्वेश्चन है या नहीं है। थैंक यू सो मच कृष्णा। मुझे सिर्फ इतना है कि मैं जिसको भी पढ़ाऊं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, ताकि आपने जो बेटे यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे वेस्ट ना होए। हो गया? ठीक है, तो अब आगे शुरू करते हैं। कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है। अभी बताया कि देखो, ये जो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है आपका टाइम से रिलेटेड, मतलब कि ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, आपको एक सीरीज बता देगा कि सबसे पहले अर्थ पे लैंड फॉर्म कब बनना शुरू हुए, ओशन कब बनना शुरू हुए, ये टाइम में डिवाइड कर रखा है। तो हर आपको जो टाइम पीरियड है ना, वो ये बताया जाएगा कि किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है। और इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, बेशक से ये थ्योरी पढ़ने को रहने देना। अब ये यहाँ पे आपको ना ये बताएगा कि जितने भी आपने ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़े हैं ना, इनके नेम कैसे पढ़े हैं, इनके नेम किसने रखे हैं। जो अगर आप शुरुआती काम देखोगे ना इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, वो किसने किया? वो मेनली काम है ब्रिटिश जो जियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो आपके यूके में और वहां के आसपास के जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये काम का जो है शुरुआत करी थी। ये जो आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप ये पीरियड देख रहे हो, इनके नेम उन्होंने क्या करे थे, उनको उन्होंने नेम किया था। जैसे सबसे पहले आपका द कैम्ब्रियन है। कैम्ब्रियन जो क्लासिकल नेम है, क्लासिकल का मतलब होता है पुराना। आज आप अगर मैप खोलोगे ना वर्ल्ड का, वर्ल्ड के मैप में जो यूके है, यूके का एक पार्ट है यहाँ पे वेल्स। ठीक है। वेल्स का जो पुराना नाम है ना, वो नाम है कैम्ब्रियन। ठीक है।
कैम्ब्रियन के नाम पर, वेल्स के नाम पर ये आपका जो सबसे पहले पीरियड है कैम्ब्रियन, उसका नाम रखा है। ये भी आज तक आपके पेपर में नहीं आए बेटे और आगे भी नहीं आएंगे, बस ये आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसके तो आपको ये नोट्स में ऐड करने की जरूरत बेशक से नहीं है। उसके बाद आपका ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन और जो सिल्यूरियन है, ये भी एंशियंट पुराने नेम है। वेल्स जो है ना, वेल में एक ट्राइब यानी कि जनजाति रहती थी। उन जनजाति जो होती है ना, जैसे आप अपने यहाँ पर है संथाल है, भील है, गोंड है, आपकी टोडा है, तो ऐसे ही वेल में भी कोई ट्राइब रहती थी और उन ट्राइब के नेम पे ही इन पीरियड का नेम ओडोविशियन और सिल्यूरियन रखा गया। उसके बाद आपका डिवोनियन, डिवोनियन जो नेम है वो इंग्लिश जो कंट्री है डेवन, ठीक है, इंग्लिश जो काउंटी है डेवन, और जो नेम है कार्बनी फेरस, ये भी कहां से लिया गया, कोल मेजर्स। कोल आपका कोयला नहीं होता, कोयला को मेजर करने के लिए ये जो कार्बनी फेरस वर्ड है वो यूज किया गया था और उसी के नेम पर फिर इस पीरियड का नाम कार्बनी फेरस रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद है परमियन। जो परमियन वर्ड है वो भी जो रीजन है ना, रशिया है, रशिया में एक रीजन है जिसका नाम है पर्म, उस पर्म के नाम पर ही परमियन पड़ गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपका ट्रिएसिक पीरियड है। ठीक है, ट्रिएसिक पीरियड का नाम कब बना, जब 1834 में आपके एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक वॉन एल्बर्टी, उन्होंने 3 लेयर बताई थी। लेटिन में जो 3 अलग अलग लेयर है ना, उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया जिसका नाम था ट्राइस और ट्राइड। वे 3 लेयर थी, रेड बेड, केप्ड बाय चोक और ब्लैक शेल्स। ठीक है, तो वहीं से ये जो ट्रायो था ना, इस ट्रायो के बेस पे ही उसका नाम क्या पड़ गया, ट्रिएसिक पड़ गया। फिर ऐसे ही जुरेसिक का नाम जो है वो पड़ गया, ऐसे ही क्रिटेशियस पीरियड का नेम पड़ गया। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेशक से इनको नोट्स में ऐड मत करना। ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अब यहाँ से शुरू होता है। शुरू में वो जो थ्योरी बताई थी वो तो कर लेना, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बता रही हूँ, यहाँ से आपको रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अर्थ की जो एज है वो कितनी है, याद रखना। अर्थ की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, और हमें कैसे पता चला कि हमारी अर्थ इतना पुराना है, ये हमें कंफर्मेशन मिलती है जब हम अर्थ पर बनी रॉक्स की, अर्थ पर जो मिटियोर्स यानी कि जो उल्का पिंड आते हैं और जो मून है, मून की स्टडी करने से पता चलता है कि हाँ अर्थ की जो एज है वो कितनी पुरानी है। अर्थ 4.6 बिलियन ईयर एगो, हाँ आपके क्या हो गया था, यूनिवर्स में आ गया था, तब से हमारी अर्थ है, ये कंफर्म हो गया है एनालिसिस और एग्जामिन करके मीटियोर बॉडी का और मून का, उनसे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ की इतनी एज है। और लेकिन सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक वे है ना कि हम अपनी अर्थ की एज को कैसे पता लगे, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलता है रॉक में, अर्थ की जो रॉक है, रॉक की लेयर में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलता है ना, जब हम उन रॉक का टेस्टिंग करते हैं लैब में लेके जाके, उनमें केमिकल वगैरह ऐड करके देखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इस रॉक की कितनी एज है, ये रॉक कितने सालों पहले बनी थी। तो उससे पता चल जाता है कि हमारी अर्थ की एज क्या है, और इसी के बेस पे पूरी अर्थ की हिस्ट्री को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा, और ये बता रखा है कि अर्थ पे कौन सी चीज कब बनी। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया कि अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड सबसे पहले जो हाइपोथेसिस दी थी वो कास्यदेबफन ने दी थी। ठीक है, और अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है प्रेजेंट कुछ पीरियड्स में, वो आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले आपका ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। अभी प्री कैम्ब्रियन पीरियड का नाम समझ में आ गया ना, कहाँ से आया। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन कब स्टार्ट हुआ, 700 मिलियन से बिफोर अभी तक। बीपी का मतलब है आज से 700 मिलियन ईयर पहले ये जो पीरियड था ये चल रहा था। ठीक है, इसका टाइम आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस पीरियड में क्या हुआ, जो आपकी अर्थ थी ना, अर्थ वो किस फेज में थी, गैसियस फेज से लिक्विड फेज में चेंज हो गई। याद रखना, आपसे क्वेश्चन एक पॉइंट लिख दिया जाएगा और उसमें ये दे रखा होगा कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में अर्थ गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई, यानी कि पहले वो कैसी थी, गैस में थी, उसके बाद लिक्विड में चेंज होगी प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, और जो अर्थ है, अर्थ की ये जो सबसे बाहरी जो लेयर है क्रस्ट,
क्रस्ट फॉर्म हुई थी किसकी वजह से? ड्यू टू कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल। जो लिक्विड मटेरियल था, जो लावा था, या जो भी लिक्विड मटेरियल था उस टाइम पे अर्थ पे, उसके ठंडे होने के वजह से और जमने की वजह से आपकी अर्थ की जो ये बाहरी लेयर आज जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, क्रस्ट, वो बनी थी इसी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, और ये जो फेज था इसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ डेंस एटमोस्फेयर, जो आपका आसमान में जो एटमोस्फेयर देखते हो, एटमोस्फेयर में कौन क्या ऐड है बेटे? अभी वो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ोगे। एटमोस्फेयर में आपका ट्रोपोस्फेयर, आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आपका थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, एक्सोस्फेयर, ये सारा जो भी आप आसमान में देखते हो ना, उसमें भी जो है ना थोड़ी बहुत उसकी भी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, और देखो आपकी अर्थ पे लगातार कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था, यानी कि ठंडा होना और सिकुड़ना चल रहा था। ठीक है, और इसी की वजह से जो वाटर वेपर है, पानी है, वाटर कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, वाटर वेपर का, और कंडेंसेशन, देखो इवेपोरेशन तो हो गया, इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से क्या हुई? आपकी प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश हुई, और जिसकी वजह से आपकी अर्थ पे किसकी फॉर्मेशन हुई? रिवर और सी की। पहले कोई नदियां और पानी नहीं था, आपकी पहले बारिश ऐसे हुई है, कैसे हुई है? आपकी जो अर्थ है ना, अर्थ पर लगातार ये चीज चल रही थी कि ठंडा हुआ, पहले गर्म थी, गर्म होके ठंडी हुई, सिकुड़ रही है, गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, सिकुड़ रही है। तो इस प्रोसेस की वजह से बारिश हुई, बारिश होने की वजह से रिवर और नदियां बन गई। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में। देखो अब आपके लिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपने डेजर्ट या पढ़े हो कौन, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, गोबी डेजर्ट है, सोनोरन है, ग्रेट विक्टोरियन है। मैच करके मेरे को बता सकते हो, या आपको पता ही नहीं है ये डेजर्ट कहाँ पर है? ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये क्वेश्चन देख लो, आपको इसमें से कोई समझ में आ रहा है? सी, करेक्ट मैच ऑफ डेजर्ट, सोनोरन, वेस्ट एशिया डेजर्ट। ठीक है, और बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो। यशवंत को नहीं पता? देखो इसका आंसर तो है यही, सोनोरन आपका एशिया में नहीं है, सोनोरन आपका नॉर्थ अमेरिका में है ये डेजर्ट। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका क्या है, ऐसे साउथ अमेरिका है, इधर आपका ये देखो ये यूरोप वाला पार्ट, और इधर ये रशिया वाला पार्ट है, ये इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, और इधर नीचे आपका क्या है, अफ्रीका है, और इधर आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। देखो यहाँ पे आपका जो ये है ना, यहाँ पे एक डेजर्ट मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, सोनोरन डेजर्ट और मोजावे डेजर्ट। ऐसे ही यहाँ पे एक है डेजर्ट है साउथ अमेरिका में, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है ना, अटाकामा डेजर्ट में देखो टेस्टिंग चल रही है। जैसे आपका जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह पे जो मिट्टी मिली है ना, वो बिल्कुल कैसी मिली है, जो आज हमारे अटाकामा डेजर्ट में है। अटाकामा डेजर्ट में 400 साल हो गए हैं, 400 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, वहां पर बारिश नहीं हुई है, बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है वहां पे। ऐसी ही सिचुएशन आपके मंगल ग्रह पर है, तो वहां पे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, लाइव रह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर वो वहां पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका अफ्रीका, अफ्रीका में तो आपको सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसको बोला जाता है सहारा डेजर्ट, और यहाँ नीचे भी है एक है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या है आपका, विक्टोरिया गिब्सन डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है, आपका गिब्सन डेजर्ट है, स्टुअर्ट स्टोनली डेजर्ट है, बहुत डेजर्ट है आपके ऑस्ट्रेलिया में, 6-7 डेजर्ट है लगातार। उसके बाद आपका ये क्या कौन सा है, इंडिया, इंडिया में तो आपको पता है थार डेजर्ट है।
पता चल गया आप डेजर्ट के नाम। अब देख लो गोबी डेजर्ट कहाँ है, यहाँ पे आपका ये मंगोलिया है ना, मंगोलिया और चाइना के पास है यहाँ पे ये गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट आपका हॉट डेजर्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है बेटे। टकला मकान डेजर्ट भी ये आपका चाइना में है, टकला मकान डेजर्ट वो भी कोल्ड है। ठीक है, ये ग्रेट विक्टोरिया आपका ठीक है। अटाकामा बता दिया साउथ अमेरिका में है। आया क्वेश्चन समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म पेन प्लेन रेफर्स टू। पेन प्लेन वैसे अभी तक हुआ नहीं है आपका ये, पर आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगाओ ताकि आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि मैम ने उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था कि पेन प्लेन किससे रिलेटेड है। क्या ये वो सरफेस है जो आपकी रिवर रिवर अपने लास्ट स्टेज में बनाती है, ओल्ड एज में बनाती है? कृष्णा ने बोला है डी। सेकंड है कि ये वो है जो विंड के इरोजन की वजह से बनता है। थर्ड है ये वो प्लेन है जो मेराइन एक्शन यानी कि पानी की का एक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, और थर्ड है, फोर्थ है प्लेन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन के जुड़ने की वजह से बनता है। बिल्कुल, इसका जो आंसर है वो है डी। इसको बोला जाता है पेन प्लेन। आपका किसने दिया है ये? क्रिक मैन, ये आपको बताऊंगी मैं। और फ्लूवियल एक्शन की वजह से बनता है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन आपका दिया है विलियम मॉरिस डेविस ने। ठीक है, विंड इरोजन की वजह से आपका बनता है एक पैडी प्लेन। ठीक है, ये बनते हैं आपके। आया समझ में? बिल्कुल डी ठीक है। और पेन प्लेन इसने बोला है। पैडी प्लेन आपका किसने दिया है? एलसी किंग ने दिया है पैडी प्लेन। पेनी प्लेन विलियम मॉरिस डेविस ने। देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, सिर्फ इस ई का डिफरेंस है। पेनी पेनी प्लेन विलियम मॉरिस डेविस ने, और पेन प्लेन दिया आपके क्रिक में ने। ठीक है, आगे देख लो, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इन द ट्रॉपिकल रीजन्स में बी एज हाई। अच्छा, वाटर वेपर का परसेंटेज ट्रॉपिकल रीजन में कितना हो सकता है? 4, 10, 30, 50। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर दो जल्दी से। रुचि ने बोला है डी 50%। और सभी बताओ। एक बात याद रखना, जो आपके वाटर वेपर है ना एटमोस्फियर में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर की जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना, वो 4 से 5% होती है। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो ट्रॉपिकल में हो, चाहे वो टेम्परेट रीजन में हो, चाहे सब ट्रॉपिकल में हो। 4% से ज्यादा होती नहीं। ये सारे गलत हो जाएंगे आपके। 4% ठीक है। 4% से ज्यादा होता ही नहीं है एटमोस्फियर में। एटमोस्फियर में वाटर वेपर का जो परसेंटेज है वो 4% है। 4% से ज्यादा होता ही नहीं है कहीं पर भी। तो 10, 30, 50 की तो बात ही नहीं है, ये तो वहीं पे ही कट हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये तो स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब कल जब मैं क्लास में आऊं ना, मैं आज आपको इसलिए आगे नहीं करवा रही हूँ वरना मेरी पीपीटी रेडी है सारी। ठीक है, मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही हूं आज आगे क्योंकि आपका बेटे क्या है, सब रोंग हो गए। कोई बात नहीं यशवंत, जरूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट क्लास में ही सब कुछ आ जाए।
फर्स्ट क्लास में ही हमें सब कुछ नहीं आता है, हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके आज गलत हो गए कोई बात नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पे आप कहीं पे सोल्व करोगे ना, आपको वो आ जाएंगे। हाँ, सिर्फ 4% ही होता है, 4% से ज्यादा कहीं नहीं होता है। और एक बात और याद रखो कि आज आपका जो नेक्स्ट है वो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आज आपको वो मैंने पीरियड, एपक, एरा याद करने को दिए हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमने क्या गलत किया है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं इस टॉपिक से। कल हम इसका क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको आज प्री कैम्ब्रियन पीरियड पढ़ा है, तो उस प्री कैम्ब्रियन पीरियड का आपको पता लगे कि उसमें क्या क्या चीज हुई है। ठीक है बेटे, सिर्फ 4% इसलिए मिलता है, देखो एक बात सुनो। अरे अब मैंने पीपीटी भी बंद कर दी, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। मैंने पीपीटी बंद कर दिया। वैसे एक बात सुनो मेरी, कि जैसे आपका बेटे क्या है ना, कि आपका देखो सन, हमारा जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन किसकी वजह से होता है, सन की वजह से। ठीक है, और जो भी ये वाटर वेपर की जितनी भी चीजें होती है ना आपकी अर्थ पे, चाहे बारिश होती है, साइक्लोन आता है, वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक लिमिटेड रहता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर में ये चीजें नहीं जा सकती हैं। ठीक है, सिर्फ आपका 4% इसलिए रहता है। देखो आपका सन सुबह आपका कितने बजे आता है, 8 बजे। 8 बजे तक भी आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस शुरू होता है आपका 11-12 बजे के पास। ठीक है, क्योंकि तब तक आपकी अर्थ जो है ना हीटेड नहीं होती है। अर्थ तक आपको पता है जो सन की रेज है, सन की रेज को अर्थ तक आने में 8 मिनट 52 सेकंड का टाइम लगता है, तो वो तब तक नीचे आती हैं। तब तक क्या हो जाता है आपका, तो उस जो आपका अर्थ है, अर्थ को गर्म होने में भी तो टाइम लगता है। गर्म होने के बाद फिर क्या है, वो जो वाटर वेपर है, जो पानी है, पानी गैस में बनेगा। और एक बात याद रखो, ये आपको इसलिए समझ में नहीं रहा क्योंकि अभी हमारी क्लाइमेटोलॉजी शुरू नहीं हुई है। आपकी जो हवा है, हवा गर्म हुई, हवा गर्म होके जो नमी है, पानी है, आपकी हवा में तो वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर को अपने साथ लेके गई। और एक पॉइंट पर जब हवा आती है ना, तो हवा क्या हो जाती है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पीपीटी खोल ही लेती हूँ, मैं बंद नहीं करती, करनी थी मेरे को। 1 मिनट, 2 मिनट रुको बेटे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन जो है ना मैं क्लियर करती हूँ कि आपको, मैं एक पेज ले लेती हूँ सिर्फ। ठीक है, देखो आपका ये क्या, ये सन है, ये आपका क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ पर ये क्या है आपका, ये ओशियन लगा लो, ये पानी है। मैक्सिमम इवेपोरेशन वहीं पर होता है। ये आई, सन की रेज आई, इसको आने में कितना मिनट लगा, 8 मिनट आई, ये आई। पहले क्या है ना बेटे, ये आपका जो पानी है, ये पानी है ना, पानी, जो सन की रेज है ना, सन की रेज पानी को 200 मीटर तक अंदर जाना पड़ता है। पहले ये लेयर गरम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर सबसे ऊपर वाली होती है। ये लेयर गरम हो गई, अब गरम होकर ये ऊपर वाली भी लेयर क्या है, ये सारी लेयर गरम होगी। अब यहाँ पर क्या है, आपकी विंड है। ठीक है, विंड अपने साथ यहाँ पे जो हीटिंग की वजह से, सन की जो गर्मी है, गर्मी की वजह से जो आपकी भाप उड़ रही थी ना, उनको क्या अपने साथ लेके चलता है। ऐसे ऊपर चली, या आपकी गर्म हवाएं हैं, ठीक है, ऊपर चली, ऊपर चली, ऊपर चली, एक पॉइंट पर जाकर आपकी ये हवाएं क्या हो जाती है, ठंडी। ये आ गया वाटर वेपर, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर फिर क्या है, नीचे बैठने लगता है। ठीक है, इसलिए आपका ये साइकिल चलती रहती है। और आप जो कह रहे हैं ना वाटर वेपर 4% क्यों है, इसलिए आपका जो वाटर वेपर है ना वो 4% ही रहता है। इसकी लिमिट इससे ज्यादा होता नहीं है, 4 to 5% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। आप आपकी एनसीईआरटी चेक करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि 4 to 5% क्यों होता है। आया ये समझ में आपको? ये अभी क्लाइमेटोलॉजी नहीं शुरू हुई ना, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि विंड चल कैसे रही है, विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्यों चलती है, प्रेशर क्या होता है। ये सब अभी आपकी समझ से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझे ना, इससे भी अच्छा तब समझोगे जब आप
क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगी। क्लाइमेटोलॉजी में ना बहुत लिमिटेड टॉपिक होते हैं, 14 टॉपिक ही हैं, ठीक है। 14 टॉपिक से ही आपका पूरा बेस जो, एक सिर्फ इतना याद रखो, पूरी ज्योग्राफी का जो बेस है वो क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। ये तीनों इंटर रिलेटेड है। जब आपको ये तीनों क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में तो कुछ समझने को है ही नहीं बेटे, कुछ भी नहीं है समझने को। आपका मेन तो है ये फिजिकल पोर्शन। फिजिकल पोर्शन आपका कंसेप्ट बेस्ड है, आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे तो आप पेपर में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपके पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए कल क्वेश्चन लेके आऊंगी ताकि आपको क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट होना तो आप मुझसे पूछ लो। आप किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है या आपको नहीं समझ में आया तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे। कल भी हमारी जो क्लास है वो सेम टाइम पे होएगी, 8 to 9 PM, ठीक है। टाइम याद रखना, और थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर हो जाता है क्लास शुरू करने में। वैसे तो हमारी एक्यूरेटली क्लास 8 बजे शुरू हो जाती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप ऐसे मत सोचो को क्लास नहीं होगी। मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। आपका जो फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म का आपको जो चैट ऑप्शन है उसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी क्लास है। बेटे यूट्यूब की जो क्लासेस है वो अभी नहीं होगी, पहले हम अपना जो है ना ऐप की क्लास, हमारा जो ऐप है ऐप पर सिलेबस करेंगे। यूट्यूब पर जो क्लासेस होती है ना वो आपकी एक तरीके से रिकॉर्डेड क्लास होती है, ठीक है। वो आपकी ऑलरेडी ऐप पर आप ले चुके हो तो, लेकिन आपको फिर भी लेने तो आप वहां पर भी जाकर बेशक से देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां पर भी देख सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप वहां पर नहीं देख सकते, ठीक है। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और कोई भी आपके डाउट है तो कल आप, पहले हम क्लास शुरू करेंगे, क्लास शुरू करने से पहले आपकी एक डाउट लूंगी, डाउट लेने के बाद हम कल जियोलॉजिकल जो ये टाइम स्केल है ना, हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। और जिसको जो भी समझ में आया ना, आप साथ साथ फीडबैक दिया करो ताकि मेरे को पता लगता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और बेटे इस क्वेश्चन से जो भी मैंने आपको बोला है कल क्लास में, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा, समझ तब तक नहीं आएगा तब आप ये टेबल जो पूरा चार्ट आज आपको समझाया ना, ये बेस है, ठीक है। आगे भी पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें ये वर्ड यूज होंगे, प्री कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, फिर आपको नहीं समझ में आएंगे क्योंकि आपने टेबल अच्छे से लर्न नहीं की। तो ये टेबल लर्न करना, पहले कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे।